आज जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना मुझे प्रशांत जी ने आंध्र प्रदेश से भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको प्रशांत जी के नजरिए से बताऊंगा। मेरा नाम प्रशांत है और ये घटना मेरे और मेरी छोटी बहन पूजा के साथ घटी थी। मैं आंध्र प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी दादी, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ है। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों लोग शहर में कॉलेज में पढ़ते हैं। ये घटना हम दोनों के साथ 2014 में घटी थी। मेरे गांव से हमारे कॉलेज काफी दूरी पर है। हम रोज रोज आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने अपने कॉलेज में ही एक हॉस्टल लेके रखा है। हम दोनों कॉलेज हॉस्टल में ही रहते हैं। हमारा घर जाना बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि कॉलेज में 75% अटेंडेंस के बिना एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, इसलिए हम जल्दी घर नहीं जा पाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत कम घर जाते हैं। हम दोनों लोग एक ही कॉलेज में हैं। हमारे कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी, तो मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम कुछ दिन के लिए अपने गांव हो आए। हमारे घर जाने के लिए एक बस कॉलेज से कुछ दूर पर सुबह 10 बजे मिलती है और वहीं करीब 6 बजे तक हम अपने गांव के पास वाले बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं। हम अगले दिन करीब 10 बजे अपने गांव जाने वाली बस पर बैठ गए और करीब 7 बजे हमारे गांव के बस स्टैंड पे वो बस जाके रुकी। हमारी बस 1 घंटा लेट थी और हमारी बस करीब 7 बजे बस स्टॉप पे पहुंची। हमें काफी लेट हो चुका था। गांव में ज्यादातर लोग 7 से 8 बजे तक अपना काम खत्म करके सोने चले जाते हैं। गांव के बस स्टॉप से हमारा घर करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। हम दोनों करीब 7 बजे बस स्टॉप से अपने गांव के लिए निकल गए। इतनी रात में हमारे गांव जाने के लिए कोई भी साधन या गाड़ी उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, तो हमें पैदल ही घर जाना पड़ा। हमारे घर जाते हुए बहुत ढेर सारे खेत और बड़े बड़े बगीचे मिलते हैं। हम उन बगीचों के अंदर से होके ही अपने घर के लिए जाते हैं। उन बगीचों के जस्ट थोड़ी दूर बाद एक पुलिया पड़ती है। वो एक कच्चा ईंटे का पुल है, काफी पुराना पुल है वो। हम उस बाग के अंदर से गुजर रहे थे और उसके तुरंत ही बाद वो पुलिया पड़ने वाली थी। वहां से हमको एक बैलगाड़ी दिखाई दी। मैंने जंगल के अंदर से ही उस बैलगाड़ी वाले को आवाज दी, लेकिन उसने हमारी आवाज नहीं सुनी और वो वहां से चलता चला गया। उसके ऊपर एक दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था और बैलगाड़ी के पीछे कुछ कटे हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने काफी देर तक उसको बुलाया, लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि पूरे जंगल में मेरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं भागते हुए उस पुल तक गया, लेकिन वो अचानक से वहां से गायब हो गया। ये बहुत ताज्जुब की बात थी, लेकिन 30 सेकंड में वो पूरी बैलगाड़ी कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। हमको पूरे रास्ते घर पैदल ही जाना पड़ा। हमको घर पहुंचते पहुंचते करीब रात के 9 बज चुके थे। हमारे इतना लेट पहुंचने पर पिताजी ने हमको बहुत डांटा और बोला कि हमको रात के टाइम में नहीं आना चाहिए था। मैंने उनको बताया कि हम तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन रात में हमको कोई भी साधन नहीं मिला। फिर हमने उनको बताया कि हमको पुलिया के पास गांव की तरफ आती हुई एक बैलगाड़ी भी दिखी थी। हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और मैं जब तक भागते हुए उस पुलिया के पास पहुंचा, वो बैलगाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे पूरे गांव में मेरे जानने में बस 3 से 4 लोग के पास ही बैलगाड़ी है, लेकिन मुझको नहीं पता था कि वो कौन था। तभी पापा ने मुझको 1 महीने पहले घटी एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले एक आदमी रात में उसी पुलिया के पास से अपनी साइकिल से गुजर रहा था। अचानक से उसको बैल के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जब साइकिल रोकी तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो दोबारा साइकिल चलाने लगा। जैसे ही वो अपनी साइकिल पर बैठा, उसको फिर से उन्हीं घंटियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार थोड़ा तेज। वो अचानक से पीछे घूमा तो उसने देखा कि उसकी तरफ एक बैलगाड़ी दौड़ते हुए आ रही है। वो इतनी तेज आ रही थी कि उसको लग रहा था कि वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी और उसको मार डालेगी। उसने अपनी साइकिल को बहुत तेजी से भगाया और तभी उसको ऐसा लगा कि उसको पीछे से किसी ने टक्कर मारी। वो आदमी पास में ही बने एक पेड़ पे जाकर लड़ गया और उसके हाथ और पैर दोनों टूट गए। उसके बेहोश होने से पहले
उसने एक बैलगाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा था, लेकिन फिर वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। और फिर ऐसे अजीब से हादसे उस पुलिया के पास रात में अक्सर घटते रहे और कुछ लोगों की डर की वजह से उस पुलिया के पास मौत भी हो गई थी। जब मैंने अपने पापा से ये सब पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि पहले हादसे के कुछ महीने पहले एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर गांव के बगीचे से कुछ लकड़ियां बीन के अपने उस बैलगाड़ी के ऊपर रख के पुलिया के ऊपर से जा रहा था। वो लकड़ियां जिसकी थी वो एक गांव का प्रधान था। उसके आदमियों ने उस किसान को रोकने की कोशिश की और उसने बोला कि तुम इन लकड़ियों को नहीं ले जा सकते हो। उस किसान ने उन आदमियों से बोला कि मुझे अपने घर में खाना बनाना है, इसलिए मैं इन लकड़ियों को ले जा रहा हूँ। इसी हाथापाई में उसके एक बैल का पैर फिसल गया और वो किसान अपने दोनों बैलों के साथ और बैलगाड़ी के साथ नीचे पुलिया के नदी में गिर गया। उन लकड़ियों की वजह से बैलगाड़ी का वजन बहुत ज्यादा था, तो उसके दोनों बैल और वो किसान उस बैलगाड़ी के नीचे दब के मर गए। जब तक लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की, वो सब मर चुके थे। कुछ दिन बाद उस बगीचे के मालिक की एक अजीब तरीके से मौत हो गई, जिसकी लकड़ियां वो किसान अपने घर ले जा रहा था। ये सारी बातें जब पापा ने मुझको बताई तो मैं काफी हैरान हो गया था कि मैंने जिस बैलगाड़ी को देखा था वो एक भूतिया बैलगाड़ी थी। फिर मैंने अपने गांव के कुछ दोस्तों से ये सारी बातें बताई और उनसे पूछा। उन्होंने बोला कि ये सारी बातें झूठ है और गांव के कुछ बुजुर्गों ने ये अफवाह फैलाई है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने और मेरे दोस्तों ने रात के करीब 8 बजे उस पुल पर जाने का एक प्लान बनाया। मेरे दोस्तों ने बोला कि तुम्हें अगर इतना डर लग रहा है तो चलो वहां पे भूत को देख के आते हैं। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं काफी डर गया था, लेकिन सबने बोला था कि ये झूठ है, तो मैं उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया था। मेरे दोस्तों के नाम जितिन और मोहन है। हम तीनों लोग रात में तफरी करने के लिए उस पुलिया के पास जा रहे थे। जितिन के पास एक मोटरसाइकिल थी, तो हम तीनों लोग उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। करीब 2 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाने के बाद हमको वो पुलिया दिखाई देने लगी। जितिन ने पुलिया से कुछ दूर पहले ही मोटरसाइकिल को रोक दिया और मोहन से बोला कि मैं तुमसे कुछ रुपयों की शर्त लगाता हूँ, तुम उस पूरी पुलिया को पार करके जाओ और दोबारा यहाँ पार करके आओ। अगर तुमने ये चीज कर ली तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। मोहन इस बात पे राजी हो गया, हालांकि वो बहुत घबरा रहा था। मोहन और जितिन इन दोनों को ये सारी बातें अंधविश्वास लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। जितिन की बातें मान के मोहन उस पुलिया के पास अकेले चला गया। मैं और जितिन वहां से दूर खड़े होकर उसको देख रहे थे। वो थोड़ी दूर तक जल्दी जल्दी गया और फिर अचानक से रुक गया। वो फिर अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाने लगा। हमने पुलिया से उसको जाते हुए देखा। वो काफी डरते हुए जा रहा था। हमने देखा कि उसने पूरी पुलिया को पार कर लिया, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आया। हम करीब 20 मिनट तक वहीं पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मोहन लौट के नहीं आया। जब मैंने जितिन को बोला कि यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तो मैं और जितिन हम दोनों लोग जाके उसको ढूंढने लगे। अब मोहन को भी हल्का हल्का डर लगने लगा था। हम दोनों लोग धीरे धीरे पुलिया पे गाड़ी चला रहे थे। हम मोहन को आवाज दे रहे थे, लेकिन उसकी हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हमने काफी देर तक उसको ढूंढा, लेकिन हमें उसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद हमें मोहन की चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज पुल के नीचे से आ रही थी। हमने जब पुल के ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो हमने देखा कि मोहन नीचे साइड में गिरा पड़ा हुआ है और उसके हाथ और पैरों में चोट लगी हुई है। उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और उसके माथे पे चोट आई थी। हम उसको उठा के गांव के पास वाले वैद्य के पास ले गए। जब हम उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तब उसने बताया कि जब उसने पुल को पूरा पार कर लिया, उसके बाद वो वापस आने लगा। वापस आते ही उसको पुल के नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो आवाज दर्द में चिल्ला रही थी। जब उसने पुल के नीचे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक से उसको बैल की घंटे की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन के वो जैसे ही पीछे घूमने वाला था, उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी ने पुल से धक्का मारा हो और वो नीचे गिर गया। जब मोहन ने हमको ये सारी बातें बताई
तो हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी हालत देखते हुए हमें उस पे विश्वास करना जरूरी समझा। धीरे धीरे ये पूरी बात गांव में आग की तरफ फैल गई। फिर मेरी गांव की तरफ आती हुई उस पुलिया से रात के टाइम कोई भी नहीं गुजरता है, और हमेशा हम लोग दूसरे रास्ते को लेके अपने गांव की तरफ जाते हैं, और उस रास्ते को सब भूतिया रास्ता बोलते हैं। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये घटना मुझे आंध्र प्रदेश से सरिता जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको सरिता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सरिता है और मेरी उम्र करीब 18 साल की है। मैं आंध्र प्रदेश के एक गांव की रहने वाली हूं। यह घटना मेरे घर में 2011 में घटी थी। तब मैं काफी छोटी थी। मेरे यहाँ एक दिन मेरी दादी की एक नॉर्मल बीमारी की वजह से मौत हो गई। उनकी अचानक से हुई मौत ने सबको बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया। हाँ, उनकी एज तो काफी हो गई थी, लेकिन उनको कभी ज्यादा कोई बीमारी नहीं रहती थी। पर एक छोटे से जुकाम की वजह से उनकी मौत हो जाना हम सब के लिए एक बहुत ही ताजुब की बात थी। उनका दाह संस्कार करने के बाद कुछ दिनों तक काफी सब कुछ शांत रहा। हम सब एकदम शांत थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हम सब अपने अपने काम में लग गए और हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई। दादी का कमरा उनके जाने के बाद से बंद था। उस कमरे को करीब 1 या 1.5 महीने से खोला नहीं गया था। उनके कमरे में उनके सारे सामान जैसे कपड़े और उनके पुराने जेवर और पूजा का मंदिर बना हुआ था। मेरे पिताजी और मैं उनको याद करते रहते हैं। रात में उनकी अक्सर हम लोग बातें भी किया करते थे। एक दिन पापा ने मुझको बोला कि दादी के जाने के बाद से हमने उनका कमरा खोला तक नहीं है। हमें उनका कमरा खोलना चाहिए और साफ सफाई कर देनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, और हम फिर उनके कमरे को खोलने लगे। इतना दिन बंद होने की वजह से वो कमरा अंदर से काफी गंदा हो चुका था। हम जब उस कमरे के अंदर गए, उसके अंदर उनका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और काफी धूल मिट्टी घुस गई थी। हमने सारे कपड़ों को सही जगह रखा और साफ सफाई की और उनके मंदिर को भी साफ किया। दादी अक्सर अपने कमरे में बहुत साफ सफाई रखती थी और अपना हर सामान सही जगह पे रखती थी, लेकिन उस दिन वो कमरा काफी उथल पुथल था। हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और हम दोनों ने मिलके उनके कमरे की साफ सफाई भी कर दी। दादी को गए हुए 13 दिन से ज्यादा हो गए थे। पापा ने मुझको बोला कि मैं जाके दादी के कमरे में सो जाऊं, लेकिन मुझको उनके कमरे में सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन मैं जाके सो गई। उनका कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके कमरे में एक बेड, उनकी चेयर जिसपे वो बैठा करती थी, और एक लंबी सी अलमारी थी और कुछ सामान रखे हुए थे। करीब 8 बजे मैं जग रही थी। उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद रात के करीब 11 बज रहे थे। मुझको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई चेयर जमीन से खिसका रहा हो। वो कुर्सी जमीन पर घिस रही थी और वो घिसने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो बहुत अजीब सी आवाज थी। वो कुर्सी अंधेरे में अपने आप हिल रही थी। मैं नींद में थी, लेकिन मेरी आंखें हल्की पुल्की खुली हुई थी। मैं साफ साफ देख रही थी कि वो कुर्सी घिसते हुए कमरे के कोने में जा रही थी और उस कोने में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं जैसे ही उठी मैंने देखा कि वो कुर्सी कमरे के कोने में रखी हुई है। ये बहुत ताजुब की बात थी, लेकिन मेरे सोने से पहले वो कुर्सी मेरे बेड के पास रखी हुई थी और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो किसी के भी अंदर आने का सवाल ही नहीं होता है। मैं काफी डर गई थी और इस वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मैंने अगले दिन पापा और मम्मी को ये बातें बताई। उनको लगा कि शायद ये सब मेरा वहम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन पापा ने मुझसे बोला कि अब मैं उनके कमरे में सो जाऊंगी और पापा रात में दादी के कमरे में सो जाया करेंगे। वो रात पापा दादी के कमरे में सो रहे थे। अगले दिन सुबह जब हम सब साथ में चाय पी रहे थे, तो पापा ने हमको उनके साथ रात में घटी एक घटना बताई। उनकी इस घटना को सुन के हम सब काफी चौंक गए थे। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि वो जब रात में सो रहे थे तो करीब रात के 12 बजे उनको किसी की आवाज सुनाई दी। उनको लगा कि दादी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है और वो कुर्सी पिछली रात से उसी कोने में रखी हुई थी।
खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। वो थोड़ी नींद में थे। उन्होंने देखा कि दादी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है और वो सोते हुए पापा को देख रही है। पापा ने साफ साफ देखा कि दादी कुर्सी पर बैठ के उनकी आंखों में झांक के देख रही है। पापा भी उनकी आंखों में देख रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उन्होंने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके हाथ पैर अपने आप जम गए थे, लेकिन तभी कुछ देर बाद उनके हाथ पैर अपने आप हिलने लगे और वो अचानक से बिस्तर से उठ गए। उन्होंने ठीक से जब कमरे में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उनको लगा कि शायद ये सब उनका वहम है और उन्होंने कोई अजीब सा सपना देखा है। वो दोबारा सो गए और रात के करीब 2 बजे उनकी नींद अचानक से खुली। उन्होंने अपना मुंह दरवाजे की तरफ किया हुआ था और वो दीवार की तरफ पीट करके सो रहे थे। उनको लगा कि उनके बिस्तर पे आके कोई बैठा हुआ है और उनके सर को सहला रहा है। वो इतने डर गए थे कि उनकी पीछे घूमने की हिम्मत तक नहीं हुई। वो चीज बस उनका सर सहला रही थी और तभी उनको दादी की आवाज सुनाई दी और उन्होंने साफ साफ बोला, बेटा, अवतार, अवतार बेटा। ये सुन के पापा काफी ज्यादा डर गए थे। दादी की आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे वो पापा के पीछे बैठी हुई हैं। वो अचानक से पीछे घूमे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उनकी नींद अचानक से टूटी और उनको ये भी नहीं पता था कि वो कोई सपना देख रहे थे या उनके साथ जो भी घटा वो सच था। वो पूरी रात नहीं सो पाए और सुबह होते ही उन्होंने उस पंडित जी को बुलाया जिन्होंने हमारे यहाँ पूजा कराई थी। पंडित जी ने पापा की बात को बहुत गौर से सुना और उन्होंने पापा को ये बताया कि दादी के पुराने सामान और जितने भी पुरानी चीजें हैं उनको भी इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। उनकी आत्मा उन चीजों से जुड़ी हुई है और वो उन सब चीजों से काफी ज्यादा मोह करती हैं। उनके कपड़ों को या तो आप लोग जला दो या फिर किसी गरीब को दान कर दो। पंडित जी ने पापा को जैसा जैसा बताया उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने दादी के कुछ कपड़े जला दिए और कुछ कपड़े उन्होंने दान कर दिए। उन्होंने दादी का पूरा कमरा खाली कर दिया। इसके बाद से ऐसी कोई भी हरकत हमारे घर में नहीं हुई, लेकिन मैं आज भी दादी के कमरे में सोने से डरती हूँ और पापा उस कमरे में कभी नहीं जाते हैं। ये पहली घटना मुझको बिहार से पूनम जी ने भेजी है, जो कि बिहार के एक गांव की रहने वाली हैं। अब आगे की घटना मैं आपको पूनम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पूनम है और ये घटना हमारे घर में ही घटी थी। सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैंने अपने हाथों से खुद एक चुड़ैल का सर जलाया है। जी हाँ, ये घटना है 2005 की। तब मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल की थी और मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बाग में खेलने जाया करती थी। हमारे गांव में बाग बहुत ही ज़्यादा घने थे और वो एक आम का बाग था। वो इतना बड़ा बाग था कि मेरे गांव में और आसपास के गांव में अगर कोई भी मर जाता था तो उसको उसी में ही जलाया जाता था, लेकिन एकदम आखिरी में। वहाँ पर बच्चों का जाना मना था, खास कर कि लड़कियों का जाना। बाग के उस हिस्से में बहुत सी लाशों को जलाया जाता था। मुझको आज भी याद है कि हर 3 दिन में एक लाश तो वहाँ ज़रूर जलती थी। हमारे गांव के कुछ बच्चे और बड़े लोग ये भी बोलते थे कि जिसकी लाश वहाँ जलाई जाती थी उसकी आत्मा वहाँ पर कुछ दिन तक घूमा करती थी और कभी कभी ये आत्मा तो दिन के वक्त भी घूमा करती थी। इस डर की वजह से कोई भी बच्चा बाग के उस हिस्से में नहीं जाता था। एक बार वहाँ पर मैं और मेरी कुछ दोस्त खेल रही थी। हम सबके बाल काफ़ी लंबे थे और हमारी माँ ने बोला था कि हमको अपने बालों को खुले नहीं रखने हैं, तो हम अक्सर चोटी करके जाया करते थे। हमको घर से बाहर जाने से पहले हमारी माएँ हमारी चोटियाँ बांध देती थीं। उस वक्त दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। कहा जाता है कि दोपहर के 3 बजे काली शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। हम उसी बाग में लुका छुपी खेल रहे थे। मेरी सहेली जिसका नाम सीमा था और 3 दोस्त और थे। हम लोग वहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे। मैं और मेरी बाकी की 2 सहेलियाँ एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई और हम सबको सीमा ढूंढ रही थी। हमने सीमा से बोला कि वो 1 से लेकर 10 तक गिनती करे। उसकी गिनती चालू करते ही हम सब छुप गए। वो हम सबको नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि हम सब बड़े बड़े पेड़ के पीछे छुप गए थे। पेड़ के पीछे से
हम सबको सीमा ठीक से नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां पर हमारा जाना मना था। वो हमको ढूंढते हुए अपने आप उस पेड़ के पीछे पहुंच गई जिस पेड़ के पीछे लाशों को जलाया जाता था। वहां पर बहुत ढेर सारे आम पड़े हुए थे और उसको लालच आ गई। उसने अपने पहने हुए रुपट्टे की पोटली बनाई और उसमें सारे आमों को भरने लगी। तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ के ऊपरी डाल पर कोई बैठा हुआ है। उसको किसी के हिलने की आवाज आई। उसको ऐसा लगा कि पेड़ की एक डाल से दूसरे डाल पे कोई कूद के गया है। उसने जैसे ही पेड़ के ऊपर डाल पे देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। उसको लगा कि शायद कोई बंदर है, क्योंकि अक्सर बंदर आम खाने के लिए बगीचे में चले आते हैं। वो आम बीनने में इतनी मगन हो गई कि उसके बाल खुल गए। उसने जल्दी जल्दी में सारे आमों को अपनी बनाई हुई पोटली में डाल दिया। वो वैसे भी हमको ढूंढ नहीं पा रही थी। काफी टाइम हो गया था। हम सब पेड़ के पीछे ही छुपे हुए थे। हमने पेड़ से हल्का सा झांक के देखा तो हमने देखा कि सीमा उसी तरफ से अपने हाथ में एक बड़ी सी पोटली लेके हमारी तरफ आ रही थी। हम लोग तुरंत बाहर आ गए और हमने सीमा से बोला कि हमने तुम्हें उस तरफ जाने के लिए मना किया था, तो तुम उस तरफ क्यों गई? उसने बताया कि जब मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी तो मैंने देखा कि उस तरफ जिधर हमारा जाना मना है, उसी तरफ घुटनों के बल पे कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ गया है। जब मैंने उसको देखा तो उसका आधा शरीर पेड़ के पीछे छुप चुका था और मुझे सिर्फ उसके पैर दिखाई दिए थे। मुझे लगा कि शायद तुम लोगों में से कोई एक उस तरफ छुपा हुआ है, इसलिए मैं तुम लोग को ढूंढने उस तरफ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। खैर, ये सब बात छोड़ो। ये देखो, मैं ढेर सारे आम लेके आई हूं। उसके पास ढेर सारे आम थे। हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि काफी लेट हो गया था। हमने उससे बोला कि शायद अब हमें घर चलना चाहिए। हम आम रास्ते में आधा आधा बांट लेंगे। रास्ते में जाते वक्त सीमा ने यह बताया कि जहां पर मैं आम बीन नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर कोई बैठ के मुझे देख रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लगा और बस इतना बोलते ही वो शांत हो गई और चुपचाप चलने लगी। मैं अपनी बाकी दोस्तों से बात कर रही थी और वो कुछ नहीं बोल रही थी। करीब 5 मिनट तक जब वो एकदम शांत थी तो मैंने देखा कि सीमा के बाल खुले हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने बाल क्यों खोले? हमें बाल को खोलना मना है। तो उसने अचानक से मेरी तरफ देखा और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगी। वो पता नहीं मेरे ऊपर अचानक से चिल्लाने लगी थी। जैसे ही मेरे दोस्तों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, उसने उनको भी गाली देना चालू कर दिया और आम से भरी हुई पोटली मेरे मुंह पर फेंक के भाग गई। शायद उसको मेरी बात का बुरा लग गया था। सीमा का घर मेरे घर के जस्ट सामने था। मेरी छत से उसका छत साफ साफ नजर आता था। मैंने सोचा कि मैं कुछ आम अपने लिए रख लूंगी और बाकी सीमा को कल जाके दे दूंगी, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। गांव में अक्सर 8 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। उस वक्त मई जून का महीना चल रहा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हमारा सारा परिवार छत पे ही सोता था और हमारे साथ सारे गांव वाले अपने अपने घर के छत पे ही सोते थे। हमारे गांव में करीब 10 घर थे जो पक्के मकान के बने हुए थे, जिनमें छत थी। उनमें से एक मेरा और सीमा का भी घर था। मैंने मम्मी से बोला कि हमें मच्छरदानी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि रात में हमको मच्छर काटते हैं। जब हम मच्छरदानी लगा रहे थे तो मैंने मम्मी को सीमा के बारे में बताया और उसकी हरकतों के बारे में भी बताया। तब मम्मी ने मुझसे बोला कि हमें किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, मैं कल जाके उसके सारे आम लौटा दूं। शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्सा हो गई है। जब हम मच्छरदानी लगा रहे थे तो मैंने देखा कि सीमा अपने घर की छत पे खड़ी है। उस वक्त काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे और मेरी मम्मी को साफ साफ पता चल रहा था कि वो सीमा ही है। वो अपनी घर के छत के एकदम कोने में खड़ी थी। अगर वो हल्का सा भी पैर और आगे बढ़ाती तो वो नीचे गिर जाती। वो अपनी छत के कोने में खड़े होके हमारे घर की तरफ ही देख रही थी और उसके बाल खुले थे। जैसे ही मैंने और मम्मी ने चिल्लाते हुए उसको छत के कोने से पीछे जाने को बोला, उसने तुरंत मुझको और मेरी मम्मी को गाली देना शुरू कर दिया और पूरे गांव वालों ने वो सुना। उसकी आवाज़ सुन के मुझको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी हरकत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चिल्लाते चिल्लाते
उसका गला बैठ जा रहा था, जैसे कि कोई डायन चिल्लाती है। ऐसा लग रहा था कि वो सीमा नहीं बोल रही है। उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द दो आवाज़ों में सुनाई दे रहा था। जैसे ही उसकी ये हरकत उसके घर वालों ने देखी, उसके घर वाले उसको पकड़ के घर के अंदर लेके चले गए। धीरे धीरे पूरा गांव उसके घर के सामने जमा हो गया। मैं और मेरी मम्मी भी वहां पर गई। हम सब उसके घर के बाहर ही खड़े थे और अंदर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो घर के अंदर से मुझको गालियां दे रही थी और सब सुन रहे थे। जैसे ही मेरी मम्मी ने पूछा कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तब मैंने उनको सुबह बाग में घटी वो बात बताई। मैंने मम्मी से बताया शायद वहां पर उसको किसी भूत ने पकड़ लिया है, और ये बात सच थी। सीमा की वो हालत देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने अपनी आंखें इतनी बड़ी कर ली थी जैसे कि वो अभी उसके चेहरे से निकल के बाहर आ जाएगी, और वो मुझे को देख रही थी और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैं उसकी उस आवाज़ से और उसकी आंखों से इतना डर गई थी कि मैं कांप रही थी। उसको देख के ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर किसी डायन की आत्मा चली गई है। वो बस मुझको मारना चाह रही थी और मुझे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करना चाह रही थी। तभी गांव वालों ने एक ओझा को बुलाया। उस ओझा ने बोला कि हमें सीमा को घर के बाहर लाना पड़ेगा। सीमा किसी के हाथ में ही नहीं आ रही थी। वो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में किसी एक आदमी की ताकत आ गई हो। दो लोग भी उसको ढंग से पकड़ नहीं पा रहे थे। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दांतों से अपने होंठ और अपनी जुबान को काट लिया था और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को सर से नोच के बाहर निकाल लिया था। वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। कुछ देर के लिए तो वो ओझा भी उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। सीमा के बड़े भाई और पापा ने जब सीमा का हाथ पकड़ा तो ओझा सीमा के कान में कोई मंत्र फूंकने जा रहा था, और तभी सीमा ने उसके गले पे नोच लिया। ओझा बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसने बोला कि ये मुझसे संभल नहीं पाएगी। तभी उस ओझा के जानने में एक तांत्रिक थे। उसने उसको बुलाया। तांत्रिक जैसे ही सीमा के पास आया, वो उसको देखने लगा और सीमा उस तांत्रिक को और मुझे और जोर जोर से गालियां देने लगी। तभी उस तांत्रिक ने कोई पानी सीमा के ऊपर छिड़का और कुछ मंत्र बोले, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत शांत हो गई। और तब उस तांत्रिक ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तब सीमा ने मेरी तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए और मेरा नाम लेते हुए बोला कि ये लड़की मेरे आम लेके आई है और उसमें मेरी खोपड़ी भी है। मुझे मेरे आम और मेरी खोपड़ी वापस चाहिए। जब उसने ये सबके सामने बोला तो मैं रोने लगी। तब उस तांत्रिक ने मेरी माँ से बोला कि तुम इसके आम वापस कर दो। मैं अपनी मम्मी के साथ ही थी, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैं घर के अंदर जाके उस पोटली को उठा के बाहर लाई और सीमा और उस तांत्रिक के सामने पटक दिया। तांत्रिक ने जब उस पोटली को खोला तो उसके अंदर ढेर सारे आम थे और एक इंसान की खोपड़ी थी। तब तांत्रिक ने बताया कि जब इसका क्रियाक्रम हो रहा था तब इसका पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन इसकी खोपड़ी नहीं जली और इसका कपाल क्रिया नहीं हुआ है। कपाल क्रिया एक विधि होती है जिसमें मुर्दे को जलाने के बाद उसके सर को एक लकड़ी से तोड़ा जाता है ताकि उसकी आत्मा सर के रास्ते बाहर निकल जाए, और उसका सर पूरी तरीके से नहीं जला था। शायद इसीलिए उस चुड़ैल या उस डायन की आत्मा भटक रही थी। तभी उस तांत्रिक ने सीमा से बोला कि हम तुम्हारे आम और तुम्हारी खोपड़ी को उसी जगह जाके रख देंगे और तुम इस लड़की के शरीर को छोड़ के चली जाओ। लेकिन वो नहीं मान रही थी। वो बस इसी जिद पे तुली हुई थी कि वो मुझे मार डालेगी। तांत्रिक के इतना बोलने पर जब उसने बात नहीं मानी तो उसके सामने ही तांत्रिक ने आग जलाई और मुझसे उस खोपड़ी को आग में डालने के लिए बोला। मेरी माँ इस विधि के लिए मना कर रही थी, लेकिन तभी उस तांत्रिक ने बोला कि अगर आपकी बेटी के हाथ के द्वारा इस खोपड़ी को ना जलाया गया तो शायद ये पूरी जिंदगी आपकी बेटी का पीछा करती रहे। उनके इतना बोलते ही मम्मी बहुत डर गई और उन्होंने तुरंत मेरे हाथों द्वारा उस खोपड़ी को जलवा दिया। जैसे उस खोपड़ी को मैंने आग में डाला, सीमा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर शांत हो गई। उसके चिल्लाते ही मैं भी बहुत जोर से चिल्लाने लगी और रोते हुए अपने घर के अंदर भाग गई। जब सारी विधि पूरी हो गई तो वो तांत्रिक चला गया और सीमा भी एकदम शांत हो गई। उसके बाद सीमा को डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि उसने अपने हाथों को और अपने होठों को बहुत ही बुरी तरीके से काट रखा था।
उस दिन के बाद से 2 हफ्ते तक मेरी तबीयत खराब रही। मेरी माँ को लग रहा था कि शायद उस चुड़ैल ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। तब तांत्रिक बाबा ने मेरी माँ को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ डर की वजह से बुखार में हूँ, मैं कुछ दिनों बाद ठीक हो जाऊंगी। जब मैं ठीक हुई उस दिन के बाद से मैंने सीमा से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि ये कभी भी मेरी जान ले सकती है। और उस दिन के बाद से मैं उस बाग के किसी भी हिस्से में खेलने के लिए नहीं गई और कभी भी उस बाग की तरफ देखा तक नहीं। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको झारखंड से भेजी गई है। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है रामनगर। ये घटना मुझको वहीं से ही भेजी गई है। ये घटना मुझे लेखपाल जी ने भेजी है और उन्होंने ये भी बताया है कि ये घटना उनके और उनके दोस्तों के साथ 2003 में घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको लेखपाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम लेखपाल है और ये घटना मेरे और मेरे 2 दोस्तों के साथ घटी थी, जिनका नाम राहुल और पवन था। हम लोग स्कूल से अपने घर लौटने वाले थे, क्योंकि 2 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम चालू होने वाले थे। आमतौर पे हमारे स्कूल की छुट्टी 3 बजे हो जाती है, लेकिन हमें गणित के कुछ सवाल अपने टीचर से पूछने थे, इसलिए हम स्कूल के बाद उनके पास 1.5 घंटा रुक के पढ़ने लगे। उसके बाद हम करीब 5 बजे स्कूल से निकले। स्कूल से हमारा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो हम पैदल ही जाते थे। पैदल वो रास्ता कब कट जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। जब हम पैदल अपने घर की तरफ जा रहे थे तो मेरे दोस्त राहुल ने मुझसे बोला कि 2 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, इसलिए क्यों ना हम अपनी कुल देवी के दर्शन कर लेते हैं। मैंने उससे बोला कि हमें घर पहुंचते पहुंचते करीब 6 बज जाएंगे और 6 बजे थोड़ी शाम हो जाती है। अगले दिन मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं कल तो नहीं जा पाऊंगा। तो हमने ये प्लान बनाया कि हम 6 बजे तक घर पहुंचते हैं और 7 बजे तक हम अपने घर से निकल लेंगे और कुल देवी के दर्शन करते हुए 9 बजे तक अपने घर वापस लौट आएंगे। हम तीनों के घर एक दूसरे के बगल में ही बने हुए थे। हम 7 बजे अपनी साइकिल लेके घर से निकल गए। मैं अपनी साइकिल पर था और पवन और राहुल एक साइकिल पर थे। हम दोनों लोग कुल देवी के मंदिर जा रहे थे। हालांकि हमें हमारे घर वालों ने इतनी रात में जाने के लिए मना किया, लेकिन मैंने उनसे बोला कि हम जल्दी घर वापस लौट आएंगे। हमारे घर से कुल देवी का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, बस 1 ही घंटे का रास्ता था। उस जगह जाने के लिए रास्ता थोड़ा कच्चा था, इसलिए हम धीमे धीमे साइकिल चला रहे थे। हमने आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया था। हम तीनों को आज तक नहीं पता चला कि हम शाम के 7 बजे आखिर अंधेरे में अपने घर से कुल देवी के मंदिर के लिए निकले क्यों। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने बोला है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। हम सब अपने कुल देवी के मंदिर पहुंचने वाले थे। वहां के पुजारी हमको बहुत अच्छे से जानते थे। उस रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो गया था और हमें थोड़े बहुत झींगुरों की आवाज़ आ रही थी और चांद भी हल्का हल्का दिखना चालू हो गया था। राहुल ने मुझसे बोला कि हमें जल्दी से दर्शन करके वापस चल देना चाहिए। हमें कुल देवी का मंदिर सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, हमने देखा कि मंदिर से बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ है। उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे। हम सब धीमे धीमे उसके बगल से साइकिल निकालने लगे, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने हमको अचानक से रोक लिया। वो पहले चुपचाप बैठा हुआ था, फिर उसके बाद वो अचानक से खड़ा हो गया और मेरी साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। पहले मुझको लगा कि वो मेरी साइकिल छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझको मेरी साइकिल से नीचे गिरा दिया। राहुल और पवन मेरे पीछे आ रहे थे और मुझको देखते ही वो लोग रुक गए। उसने तुरंत उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ने उन दोनों को खूब दूर तक ढकेल दिया और वो लोग काफी पीछे जाके गिरे। वो कोई जवान आदमी नहीं था, वो बस एक बूढ़ा था। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। राहुल तुरंत मंदिर की तरफ भागने लगा और पवन के पैर में चोट लग गई थी, लेकिन उसने भी धीरे धीरे मंदिर की तरफ भागने की कोशिश की। तभी वो आदमी मेरी तरफ भी आने लगा। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था और फिर चिल्लाते चिल्लाते रोने लगा। ये देखते ही मेरी हालत खराब हो गई और मेरे हाथ पैर एकदम से कांपने लगे। मैं भागने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर
जम चुके थे। मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसकी वो चिल्लाने की आवाज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। तभी राहुल ने देखा कि वो मेरी तरफ बढ़ रहा है और शायद मुझे मार डालेगा। उसने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठा के उस आदमी की तरफ फेंक दिया और वो तुरंत राहुल की तरफ घूम गया। वो जैसे ही राहुल की तरफ घूमा, मैं भी वहां से भागने लगा और हम तीनों लोग भागते हुए मंदिर की तरफ गए और वो बूढ़ा आदमी हमारा पीछा कर रहा था। हम तीनों लोगों ने अपनी साइकिल वहीं पर छोड़ दी और मंदिर की तरफ पूरी तेजी से भागे। मैंने पवन का हाथ पकड़ लिया और उसको लेके भी भाग रहा था। वो आदमी हमारे पीछे ही था और हम जैसे ही मंदिर के अंदर घुस गए, वो वहीं एक जगह जाके खड़ा हो गया और हमको वहीं से घूर के देख रहा था और खड़ा होके रो रहा था। वो अपने सर को बहुत अजीब तरीके से हिला रहा था, जैसे कोई चिड़िया हिलाती है। हम चिल्लाते हुए मंदिर के अंदर घुस गए। हमारी आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी मंदिर से बाहर आ गए। हमने उन पुजारियों को उस आदमी के बारे में बताया। वो आदमी वहीं बाहर खड़ा होके हमको देख रहा था और चिल्ला रहा था और कुछ देर बाद रो रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। हम काफी डरे हुए थे। तभी उस पुजारी ने हमको बताया कि तुम लोग को रात में यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने उनको बताया कि हमारा एग्जाम था, तो हमने सोचा कि हम एग्जाम से एक दिन पहले कुल देवी के दर्शन कर ले। हमारी बात सुन के उन्होंने ये बताया कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम बच गए। तब हमने पुजारी जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब पुजारी जी ने हमको बताया कि ये एक पिशाच है जो कि रात में मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है और आने जाने वाले लोगों को तंग करता है और मारता है। कई लोगों को तो इसने जख्मी भी कर दिया है। जब हमने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तब पुजारी जी ने बताया कि किसी तांत्रिक ने इसको खुला छोड़ दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि वो जिस बुढ़े के शरीर में घुसा हुआ है वो कब का मर चुका है और ये पिशाच उसके मरने के तुरंत बाद ही उसके शरीर में घुस गया और जब तक उसका शरीर पूरी तरह से सड़ नहीं जाता, ये पिशाच उसके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। जब पुजारी जी ने ये बात हमको बताई तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। पुजारी जी ने हमको ये भी बताया कि वो पिशाच रात भर वहीं बैठा रहता है और मंदिर के अंदर नहीं आता। हम सब उसको बहुत घबराई हुई नज़र से देख रहे थे और वो हमारे साइकिल के पास बैठा हुआ था। पुजारी जी ने हम लोगों से बोला कि हमें पूरी रात यहीं रुकना होगा और दिन के वक्त जब लोगों की भीड़ बढ़ जाती है तब हमें जाना होगा, क्योंकि ये पिशाच दिन की रोशनी में खेतों के अंदर घुस जाता है और किसी को नजर नहीं आता। हम पूरी रात वहीं मंदिर पर ही बैठे रहे। उस मंदिर के गेट से हम उस पिशाच को देख रहे थे और वो पूरी रात हमारी साइकिल के पास खड़ा होके हमें देख रहा था। उसके बाद वो एक खेत के अंदर घुस गया और गायब हो गया। हम सुबह 7 बजे तक उसी मंदिर में ही थे। उसके बाद सुबह 7 बजे जाने से पहले हमने कुल देवी के दोबारा दर्शन किए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। हम मंदिर के बाहर जैसे ही निकले हमें बहुत डर लग रहा था। हमारी साइकिल वहीं पड़ी थी, लेकिन थोड़ी बहुत भीड़ भी होने लगी थी, इसलिए हमने अपनी साइकिल उठाई और हम अपने घर की तरफ निकल गए। और घर जाके हमने ये घटना अपने घर वालों को बताई और उस दिन के बाद शाम के वक्त हम कभी कुलदेवी के मंदिर नहीं गए और उस पिशाच को मैंने फिर कभी नहीं देखा और ना ही देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। समय न लेते हुए मैं आपको आज झारखंड की 3 सच्ची घटनाएं बताने वाला हूँ। पहली घटना मुझको पुनीत जी ने भेजी है, जो कि रांची झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे जो अपनी ये घटना शेयर की है वो सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन घटना सुनने के बाद मैं ये पूरी तरह आप पे छोड़ता हूँ कि आप मानते हैं सच है या झूठ। इस पूरी घटना में एक पेंटिंग का भी जिक्र हुआ है, जो मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगा। पुनीत जी के साथ घटी ये घटना उन्होंने मुझे अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजी थी, लेकिन ऑडियो क्लियर न होने की वजह से मैं आपको ये घटना अपनी आवाज में सुनाऊंगा। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको पुनीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पुनीत है और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 2019 में घटी थी। तब मैं अपने 10th क्लास में था। इस टाइम मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे साथ घटी इस घटना को मैं अपने पूरे जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ
तो मैं कांप जाता हूँ। मेरे साथ घटी इस घटना को मेरी बहन रूपल और मेरे माता पिता सबने साथ में झेला है। जब मैं 6th क्लास में था तभी से मुझे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इन सब की कहानियों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और मैं इनके बारे में जितना जानता हूँ मेरा मन करता है कि मैं इनके बारे में और जानूं। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्यों होता था, लेकिन मेरे घर वालों को मैं कभी कभी बहुत अजीब लगता था। ये घटना मेरे साथ 2019 की दिवाली से शुरू हुई। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस बार दिवाली को खूब खुल के एंजॉय करेंगे। तो हम दिवाली के लिए कुछ सामान लेने मार्केट चले गए, जैसे पटाखे या फिर कोई नई नई चीजें। जिस मार्केट में मैं और मेरे दोस्त शॉपिंग करने गए उसके बगल में ही एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, शायद बहुत पुराना मेला था। तो मैं और मेरे दोस्त उस मेले में चले गए। सोचा घर की सजावट के लिए कुछ बढ़िया सामान ले लेंगे। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद मुझको एक आदमी मिला। वो वही मार्केट में ही बैठा हुआ था। उसके हुलिये की बात करूं तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई तांत्रिक होता है। बड़ी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला। मैं उसके पास गया। उसके बाद बहुत से सामान थे घर में सजाने के लिए। बहुत चीजें बेच रहा था वो, किताब, पेंटिंग्स। मैंने एक किताब खरीदी। उस किताब का नाम गरुड़ पुराण था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गरुड़ पुराण एक ऐसी किताब होती है जिसमें मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उनके साथ क्या क्या होता है वो सब विस्तार पूर्वक लिखा रहता है। मैंने वो किताब खरीद ली और तभी एक पेंटिंग्स के बगल में एक छोटी सी फोटोग्राफ रखी हुई थी। मैंने उस फोटो को उठाया। वो फोटो काफी अट्रैक्टिव लगी मुझे। मैंने उससे बोला कि मुझे ये फोटो दे दो। उसने बोला कि महंगी है। मैंने उसे किसी तरह कम करवा के वो फोटो मैं अपने घर ले आया। जिस लड़की की वो फोटो थी उस आदमी ने बोला कि उस फोटो को खुद उसी लड़की ने बनाया है। एक बार में देखने में ही वो फोटो मुझको इतनी आकर्षित लगी कि मैं उसको लिए बिना रह नहीं पाया। मैंने ना चाहते हुए भी उस फोटो को ले लिया और अपने घर ले आया। अपने घर लाके मैंने अपने कमरे में उस फोटो को एकदम अपने बेड के सामने टांग दिया। मेरी बहन रूपल ने मुझे देखा और उस फोटो को भी। मेरी बहन रूपल ने उस फोटो को देख के बोला कि ये फोटो काफी अजीब लग रही है और डरावनी भी। मेरी बहन ने मुझे बोला कि इस फोटो को मैं बाहर फेंक दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसको अपने कमरे से बाहर जाने को बोला। उसने मुझसे पूछा कि ये फोटो तुम कितने की खरीद के लाए हो। मैंने उसको बताया 500 रुपए। उसने बोला इतनी महंगी फोटो तुम क्यों लेके आए। मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब हो चुका था। मैंने गुस्से में अपनी बहन को बाहर निकाल दिया। मैं पूरा दिन और पूरी रात उस फोटो को ही देखता रहता था। धीरे धीरे मेरे में बदलाव आ रहा था। मैं पूरा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था। मैं दिन भर भूत पिशाच प्रेतों की फोटो गूगल से कलेक्ट करता रहता था। खतरनाक कहानियां पढ़ता था। मैं बहुत अजीब तरीके का बर्ताव करने लगा था। मैं पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया था। मैं पूरा दिन बैठ के बस उस पेंटिंग से बात करता था। ऐसा लगता था कि वो मुझे सुनती है, मेरे सवालों का जवाब देती है। मैं अपना गुस्सा और अगर मुझे किसी भी चीज़ से चिढ़ होती थी मैं सब कुछ उस पेंटिंग से बोलता था और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे सवालों का जवाब भी दे रही है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर दिसंबर में मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो कुछ फोटोज खींच के आते हैं। मैं वहाँ पे एक पुराना कब्रिस्तान था, मैं वहाँ फोटो खींचने गया। मुझे पहुंचे हुए वहाँ पे बस 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे। मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। घर पहुंचते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी एक दोस्त श्रुति, उसने मुझे फोन किया और मेरा हालचाल लेने की कोशिश की। मैंने सिर्फ उसकी बात को सुना और उसका फोन काट दिया। आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया था। मैं पूरी जनवरी अपने कमरे में ही बंद था। मैं किसी से ज्यादा मिला भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे खड़ा होकर कोई लगातार देख रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। फिर एक दिन 26 जनवरी थी। मैं अपने घर में ही था। मेरी बहन बाहर से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई और मेरा दरवाजा अंदर से बंद था। आमतौर पर मैं अपने कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं करता हूँ। मेरी बहन ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसको आवाज आ रही थी कि मैं अंदर किसी से बात कर रहा था। उसको मेरी तो आवाज आ रही थी और साफ साफ एक लड़की की भी आवाज आ रही थी। वो बहुत परेशान हो गई। उसको लगा कि अंदर कोई ना कोई है। उसने किसी तरह दरवाजे को खोला और जब उसने दरवाजे को खोला तो मैं अपने बेड पे चुपचाप लेटा हुआ था और अपने पंखे की तरफ देख रहा था। उसने मुझसे पूछा भी
कि मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा हूँ। मैंने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस छत की तरफ देख रहा था। सच बोलूँ तो मुझे ये सब घटना बिल्कुल याद नहीं। मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने दरवाज़ा कब बंद किया था। ये सारी बातें मुझे मेरी बहन ने बताई। कुछ दिन बाद मेरे घर पे मछली बनने आई। वो मछली की खुशबू मेरे नाक में पड़ी। मैं भागते हुए किचन में चला गया और मैंने देखा कि बगल में पन्नी में मछली रखी हुई थी। मैं उस कच्ची मछली को उठा के ही खाने लगा। मेरी माँ ने साफ साफ मुझे देखा और मैं कच्ची मछली खाते हुए उनको बहुत ही अजीब आवाज़ में बोल रहा था कि मुझे और मछली दो। मेरी आवाज़ उनको काफ़ी अजीब लगी। मम्मी ने मुझे देखा और वो समझ गई कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अजीब हो ही रहा है। मम्मी ने ये सारी बातें पापा को बताई तो पापा को लगा कि शायद मैं अपनी 10वीं की परीक्षा की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा हूँ। घर के कुछ दूर में ही एक शनि जी का मंदिर है। वहां पे एक पंडित जी रहते हैं। मम्मी उनको मेरे घर पे लेके आई। जैसे ही मम्मी उनको मेरे घर पे लेके आई, पता नहीं क्या हुआ कि मैं भाग के अपने कमरे में चला गया। वो बाबा ने मुझको देखा और वो समझ गए कि कोई ना कोई बात है। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि आपके लड़के के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने मेरी बहन से पूछा कि ये अजीब हरकतें कब से कर रहा है, तो मेरी बहन ने बताया कि 26 जनवरी वाले दिन से इसके कमरे से किसी लड़की की आवाज़ भी आ रही थी। वो बाबा समझ गए। उन्होंने मेरी माँ को साफ साफ बताया कि मेरे ऊपर किसी लड़की की आत्मा हावी है जो मुझे अब छोड़ना नहीं चाह रही है। बाबा ने बोला कि एक पूजा करनी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि आखिर ये चुड़ैल इससे चाहती क्या है। अगले दिन बाबा ने घर में शाम को पूजा की। पूजा में मैं नहीं आया था। बाबा ने मेरी बहन से बोला कि वो मुझको लेके आए, लेकिन मैं बाहर आ ही नहीं रहा था। सच बोलूं तो मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बाबा ने मेरी बहन से बोला कि वो मेरा कोई कपड़ा और शरीर का कोई भी अंग जैसे बाल या नाखून का टुकड़ा लेके आए। मेरी बहन किसी तरह मेरे पास से ये सब लेके गई। बाबा ने उन सब चीज़ों से कोई अजीब सा मंत्र फूका और मेरी बहन ने जो देखा वो देख के हैरान हो गई। उसने देखा कि मैं अपने कमरे से छिपकली की तरह रेंगते हुए बाहर आया हूँ, दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे, और मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे गले से 2 आवाज़ें निकल रही थी, एक लड़के की और एक लड़की की। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है पर सच में ऐसा हुआ था। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। ये सारी बातें मुझे मेरी बहन ने बताई। मुझे भी ये सब सुन के बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे घर वालों ने मुझे कुर्सी से बांध दिया और बाबा ने उस चुड़ैल से पूछा कि वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रही है। तो उसने बोला कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। बाबा ने उस चुड़ैल का नाम पूछा और उसने अपना नाम भी बताया जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसने ऐसा बोला था कि अगर मैं उसका नाम लूँगा तो वो दोबारा मेरे घर परिवार पे आ जाएगी। किसी तरह वो मेरे अंदर से निकली और जब वो मेरे अंदर से निकली तो मुझे बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है। मेरी तबीयत उसके बाद बहुत दिनों तक खराब रही, फिर ठीक हो गई। उसके बाद से मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस घटना का एक एक शब्द सच है। तो दोस्तों, ये थी पुनीत जी के साथ घटी एक घटना, और इस पूरी घटना में जिस पेंटिंग का जिक्र किया गया है वो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पुनीत जी ने मुझे ये पेंटिंग आधी ही भेजी है। हालांकि मैंने उनसे पूरी पेंटिंग मांगी, लेकिन उन्होंने बोला कि वो उस पेंटिंग को देखना नहीं चाहते हैं और उनके पास इसकी आधी ही पेंटिंग है। आज की जो दूसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना हमें राहुल जी ने देवघर झारखंड से भेजी है। अब आगे की बीती हुई घटना मैं आपको राहुल जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम राहुल है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। ये घटना 2013 में मेरे और मेरे पिताजी के साथ घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 13 साल की थी। मैं वो तारीख नहीं भूल सकता। वो तारीख 21 मई 2013 थी और मेरी मौसी के यहाँ किसी तरह की कोई पूजा थी। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों उस पूजा में गए हुए थे। मेरे घर से मेरी मौसी का घर काफ़ी दूरी पर है, तो रास्ते में गांव से होके गुजरना पड़ता है। पूजा हो जाने के बाद हमें रात में वहाँ पे खाना भी खाना था। काफ़ी लेट हो गया था, तो मेरे पापा ने बोला कि उन्हें घर जाना है, क्योंकि अगले दिन उनका ऑफिस का कोई काम था जो उनको शाम को निपटाना था। इसलिए मेरे पापा ने बोला कि वो घर चले जाएंगे।
मैं भी उनके साथ घर जाने की जिद करने लगा। मुझे सब लोगों ने बहुत रोका, लेकिन मैंने बोला कि मुझे पापा के साथ घर जाना है। मम्मी वहीं मौसी के यहाँ रुक गई थी और अगले दिन मेरा स्कूल भी था, तो पापा ने बोला कि वो मुझको तैयार करके स्कूल भेज देंगे। पापा को घर जाके अपना काम जल्दी निपटाना था, इसलिए वो और मैं, हम दोनों करीब 7 बजे मौसी के घर से निकल गए। निकलते निकलते काफ़ी अंधेरा हो चुका था और रात में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता बहुत सन्नाटे वाला और अंधेरे वाला था। रास्ते में कई गांव पड़ रहे थे, लेकिन वो तो एकदम शांत थे। उस गांव के सभी लोग सो गए थे, तो हमें लगा कि हमें चुपचाप अपने घर जाना चाहिए। पापा अपनी बाइक पर थे और मैं पीछे बैठा हुआ था। थोड़ी दूर बाद एक सरकारी स्कूल आया। वो स्कूल काफ़ी पुराना हो चुका था। सीधी भाषा में बोलूँ तो स्कूल और खंडर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। वो इतना पुराना स्कूल था। मेरे पापा अपनी मोटरसाइकिल बहुत धीमे चला रहे थे, क्योंकि गांव के गड्ढे कैसे होते हैं ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम काफ़ी धीमी स्पीड में चल रहे थे। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक बच्ची मिली। उस बच्चे के पैर से खून बह रहा था और वो लंगड़ा के चल रही थी। उसने पापा को हाथ दिया और पापा रुके भी। पापा ने उससे पूछा कि इतने रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने अपने घर को सामने दिखाया। उसने बोला मैं उस घर में रहती हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। पापा ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं पढ़ रही थी, मुझे लेट हो गया। उनको ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जहाँ पे वो लड़की हमें मिली थी वहाँ से उसका घर साफ साफ दिख रहा था। उसके घर में लालटेन जल रही थी। वो मेरे पीछे ही बैठ गई। बैठने के बाद उसने मेरे कंधों को बहुत तेज दबाया। मुझे काफ़ी दर्द भी हुआ था। पापा गाड़ी चलाने लगे और गाड़ी चलाते हुए पापा उससे सवाल भी पूछ रहे थे कि तुमको चोट कैसे लगी, तुम किस क्लास में हो। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप बैठी हुई थी और वो बस एक ही चीज़ बोल रही थी कि आप जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। पापा ने उसको उसके घर भी छोड़ा। वो बाइक से उतरी और अपने घर जाने लगी। हमने साफ साफ उसको उसके घर के अंदर जाते हुए देखा। फिर हमने गाड़ी घुमाई और हम अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो पापा को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी दोबारा वहीं घुमाई और जहाँ पे उस बच्ची को छोड़ा था उसके घर के पास चले गए। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकला। पापा ने मुझसे बोला कि मैं जाके दरवाजे को खटखटाऊं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद अंदर से एक लड़का निकला। काफ़ी बड़ा था मुझसे वो। उस लड़के की उम्र करीब 18-19 साल की होगी। पापा थोड़ा रास्ता भूल चुके थे, तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि यहाँ से रास्ता किधर जाएगा, तो उसने पापा को सही रास्ता बताया। उसके बाद उसने पापा से पूछा कि बाबूजी आप इतने रात में यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि वो 15 मिनट पहले आपके यहाँ की एक बच्ची को छोड़ के गए थे। आप बच्चियों को रात में मत घर से निकलने दिया करिए, बाहर खतरा होता है। तो उस लड़के ने बोला कि कौन बच्ची, हमारे यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। तो पापा ने बताया कि वही जिसके पैर से खून बह रहा था, मैं अभी 15 मिनट पहले उसे छोड़ के गया हूँ। ये सुन के वो लड़का एकदम हैरान हो गया, क्योंकि इस हफ्ते में मेरे पापा वो तीसरे आदमी थे जिनके साथ ये घटना हुई है। फिर उस लड़के ने पापा को बताया कि वो उनकी छोटी बहन थी जिसकी 2 महीने पहले मौत हो गई थी। ये सुन के पापा की और मेरी, हम दोनों की हालत खराब हो गई। पापा ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि स्कूल से घर आते वक्त भैंसों का कुछ झुंड आ रहा था। मेरी बहन उस झुंड के नीचे दब गई थी, उसका पैर टूट गया था। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन ज़्यादा खून बचाने की वजह से डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया और वो मर गई। इस हफ्ते में आप तीसरे आदमी हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। 2 दिन पहले कुछ पुलिस वाले भी ऐसे ही रास्ता भूलते भूलते यहाँ चले आए थे और उन्होंने भी यही बताया था कि उन्होंने मेरी बहन को देखा था। ये सुन के पापा की हालत एकदम ख़राब हो गई। हालांकि उसने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो हमारे साथ गाड़ी पे बैठी थी, ये साफ साफ हुआ था। फिर पापा उससे दोबारा रास्ता पूछ के अपने घर की तरफ निकल गए। हम फिर से उसी स्कूल के सामने से निकल रहे थे और पापा ने फिर से उसको देखा। उसने पापा को फिर से हाथ दिया, लेकिन पापा रुके नहीं।
तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना जो कि राहुल और उनके पिताजी के साथ घटी थी। अब मैं आपको आज की तीसरी घटना बताता हूँ। ये घटना भी झारखंड की ही है। ये घटना हमें बिंदु जी ने भेजी है। उनका नाम उन्होंने बताने के लिए मना किया है, इसलिए मैं आपको उनका दूसरा नाम बता रहा हूँ। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको बिंदु जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम बिंदु है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। इस समय मेरी उम्र 23 वर्ष की है। ये घटना मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 2019 में घटी थी। 2019 का टाइम चल रहा था। कोविड की करीब दूसरी लहर आ चुकी थी। लॉकडाउन भी काफ़ी पीक पे था, इसलिए मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम दोनों अपने घर से निकल के दोस्त के घर नाइट स्टे करने गए। हमने अपने घर से परमिशन ले ली थी। हमारे दोस्त का नाम प्रवीण था। मैं, मेरा बॉयफ्रेंड और हमारे 2 और दोस्त, हम चारों प्रवीण के यहाँ पहुँच गए और हमने रात को वहाँ पार्टी की। पार्टी करके हम सब काफ़ी थक गए थे, तो हम सब सोने चले गए। वहीं पे हमारा एक दोस्त अतुल था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन उसको अपने घर बिहार जाना था। वो बिहार का रहने वाला था। हमारे दोस्त प्रवीण ने बोला कि जगते हैं, बट हम सबको बहुत तेजी से नींद आ रही थी। प्रवीण जबरदस्ती किचन में गया और हम लोगों के लिए कॉफ़ी बना लाया। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग की नींद गायब हो चुकी थी, तो हम लोग जग रहे थे। तभी अतुल ने बोला कि कोई गेम खेलते हैं। हम सब ने बोला ठीक है, आओ। मेरे दोस्त अतुल के पास एक ओजा बोर्ड था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओजा बोर्ड एक बोर्ड होता है जिसमें ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स लिखे रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनसे भूतों से बातें किया जा सकता है। हम 5 लोग उस बोर्ड को लेके बैठ गए और भूत को बुलाने वाला खेल खेलने लगे। 5-10 मिनट बैठने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो हम सबको बहुत हंसी आई और हमने बोला कि ये सब बकवास है, और हम सब फिर सो गए। रात के करीब 1 बज चुके थे। हम सब सो रहे थे। तभी मेरे दोस्त प्रवीण, जिसके घर पे हम लोग थे, उसके यहाँ उसका एक पेट था। उसका नाम लियो था। लियो रात में करीब 2 बजे भौंकने लगा। वो इतनी जोर से भौंक रहा था कि हम सब की नींद खुल गई। वो दूसरे कमरे में देख रहा था। हमने उससे बोला कि शांत हो जाओ, लेकिन वो दूसरे कमरे में देख के बस भौंके ही जा रहा था। उस कमरे में काफी अंधेरा था। हमने उस कमरे की लाइट जलाई और लियो को दिखाया। उस कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन लियो उस कमरे के अंदर भी नहीं आ रहा था। वो लगातार उसी कमरे के बाहर बैठा हुआ था। हम सबको नींद आ रही थी, तो हम सब फिर से सो गए। रात के करीब 3 बजे हमारा दोस्त अतुल वॉशरूम जाने के लिए उठा। उसने देखा कि लियो अभी भी उसी कमरे के सामने बैठा हुआ है और बस घूरा जा रहा है। अतुल ने ये बात प्रवीण को बताई, लेकिन प्रवीण इतना नींद में था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसके थोड़ी देर बाद अतुल भी आके सो गया, लेकिन लियो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। हम सब सो गए। सुबह जब हम उठे तो हमने जो देखा वो देख के हमारी हालत खराब हो गई थी। जिस कमरे की तरफ लियो देख रहा था वो कमरा पूरा बर्बाद हो चुका था। उस कमरे के पर्दे और सोफे पूरी तरह से फटे हुए थे। अंदर की रुइयां बाहर निकल के बिखरी हुई थी और उन रुइयों के बीच में लियो लेटा हुआ था। प्रवीण ने जाके लियो को उठाया, लेकिन वो उठा नहीं। बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन लियो नहीं उठा। फिर प्रवीण और हम सब लियो को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसको देखा और उसने प्रवीण को बताया कि लियो मर चुका है। प्रवीण वहीं पे रोने लगा, क्योंकि वो लियो से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर ने हमसे पूछा कि क्या लियो की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। हमने बोला नहीं, लियो एकदम फिट था। उसके बावजूद भी उसकी मौत हो गई। हम सब बहुत हैरान थे। मेरे दोस्त लियो के साथ प्रवीण को दफनाने के लिए चले गए और मैं प्रवीण के घर में अकेली थी। वो दिन भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पूरा घर बहुत सुनसान था और अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि जब तक प्रवीण और उसके दोस्त नहीं आ जा रहे हैं, मैं इस पूरे कमरे को साफ कर दूं। मैं कमरे को साफ करने लगी और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं एकदम डर गई। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बहुत तेजी से बंद हो गया। मैं घबरा गई। मैं भागते हुए घर के बाहर चली गई। आधे घंटे तक मैं घर के बाहर ही थी। कुछ देर बाद प्रवीण, अतुल और सारे दोस्त वापस आ गए। मैंने उनको ये सारी बातें बताई। हम सब बहुत परेशान थे। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। इसके बाद दोबारा हम सब कभी प्रवीण के घर नहीं गए।